हेलो, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखो, लास्ट टॉपिक था अपना श्वसन तंत्र। इसके बाद में आता है अपना श्वसन की क्रियाविधि। देखो, श्वसन की जो क्रियाविधि है दो चरणों के अंदर संपन्न होती है। एक होता है निःश्वसन और दूसरा आता है उच्छ्वसन। दो प्रकार है, एक तो है निःश्वसन होता है और दूसरा आता है यहाँ पे उच्छ्वसन। निःश्वसन को इनहेलेशन और उच्छ्वसन को एक्सहेलेशन के नाम से जाना जाता है। देखो, इनहेलेशन के अंदर क्या होता है कि जो वायुमंडलीय वायु होती है या फिर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया, ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। देखो, जो भी वायु होती है या फिर जो ऑक्सीजन होती है उसको शरीर के अंदर ग्रहण करते हो, ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं, यहाँ पे निःश्वसन कहते हैं। अब देखो, वायु जब अंदर की ओर प्रवेश करती है तो उस दौरान यहाँ पे जो डायफ्राम होता है ये संकुचित हो जाता है। जब वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है तो जो डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे संकुचित हो जाता है। इसके अलावा बाह्य अंतराप्रसूक पेशियां संकुचित होगी और अंतः अंतराप्रसूक पेशियों में यहाँ पर शीतलन होता है। देखो, निःश्वसन की जो क्रिया है उसके अंदर डायफ्राम संकुचित हो रहा है, साथ में बाह्य अंतराप्रसूक पेशियां संकुचित हो रही है। इसके अलावा जो अंतः अंतराप्रसूक पेशियां होती है उनके अंदर भी शीतलन होता है। इन दोनों कारणों के कारण यहाँ पर जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा, इसका आयतन तो क्या होता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन वक्ष गुहा के अंदर जो वायु दाब होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायु दाब कम हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर बाह्य वातावरण से जो वायु होती है या जो ऑक्सीजन होती है ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। देखो, पहला है निःश्वसन। निःश्वसन को बोलते हैं इनहेलेशन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंस्पायरेशन। देखो, निःश्वसन का मतलब होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन के अंदर क्या होता है कि जो डायफ्राम है ये कैसा हो जाता है, संकुचित हो जाता है, साथ ही बाह्य अंतराप्रसूक पेशियां संकुचित हो रही है और अंतः अंतराप्रसूक पेशियां यहाँ पे शिथिल हो जाती है। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो वक्ष गुहा है उसके आयतन के अंदर वृद्धि हो जाती है और आयतन के अंदर वृद्धि होने के कारण वक्ष गुहा के अंदर जो वायु दाब होता है वो कम हो जाता है और कम वायु दाब होने के कारण बाह्य वातावरण से जो वायु होती है वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। सेकंड आता है इसमें उच्छ्वसन या फिर एक्सहेलेशन। अब देखो, उच्छ्वसन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो वायु होती है इसको शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है, शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उच्छ्वसन कहते हैं। यहाँ पर जो डायफ्राम होता है ये क्या रहेगा, यहाँ पर शिथिल होता है। आगे देखो, डायफ्राम कैसा था, यहाँ पे शिथिल था। इसके अलावा बाह्य अंतराप्रसूक जो पेशियां है उनमें शिथिलन होता है और अंतः अंतराप्रसूक पेशियों में संकुचन होता है। इसके कारण क्या होगा कि जो वक्ष गुहा है उसका आयतन कम हो जाएगा और आयतन कम होगा तो यहाँ पर जो वायु दाब होगा वो बढ़ जाएगा और जो वायु होती है उसको शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। देखो, उच्छ्वसन
या फिर एक्सहेलेशन। किसे कहते हैं कि जो वायु होती है, शरीर की जो वायु होती है उसे शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को उच्च श्वसन के नाम से जाना जाता है। इस क्रिया के अंदर क्या होगा कि जो डायफ्राम होगा वो शिथिल अवस्था के अंदर होगा और जो बाह्य अंतरापरशुक पेशियां होती है उनमें शिथिलन होता है। इसके अतिरिक्त अंतः अंतरापरशुक जो पेशियां है उनके अंदर संकोचन की क्रिया होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो उपरोक्त तीनों जो कारण है उसके कारण क्या होगा कि जो वक्ष गुहा का आयतन है ये तो कम हो जाएगा, साथ ही जो वायुदाब है वो बढ़ जाता है। अब फेफड़ों के अंदर वायुदाब बढ़ेगा, बाह्य वातावरण का वायुदाब कम है, इसके कारण जो फेफड़े हैं उनमें से वायु बाहर निकल जाती है। डायग्राम में देखना, पहला वाला जो डायग्राम है वो निःश्वसन का है और ये वाला उच्छ्वसन का है। यहाँ पे निःश्वसन की क्रिया के अंदर जो वायु है अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। प्रवेश करने के पश्चात जो डायफ्राम है यहाँ पर संकुचित हो रहा है। अब संकुचित होगा तो यहाँ से जो पंसलियाँ होती है वो ऊपर उठ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो वक्ष गुहा होती है इस भाग का आयतन बढ़ जाता है और इसके अंदर जो वायुदाब होगा वो कम हो रहा है और जो बाह्य वातावरण है उसमें से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। सेकंड जो डायग्राम है यह आपका यहाँ पे उच्च श्वसन का है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि शरीर की जो वायु होती है उसको शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो डायफ्राम होगा उसके अंदर शिथिलन होता है। इसके अलावा जो बाह्य और अंतरापरशुक पेशियां है उनमें शिथिलन और संकुचन हो रहा है। इन परिस्थितियों के कारण फेफड़ों के अंदर जो वक्ष गुहा वायुदाब है वो तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा और जो वक्ष गुहा है उसका आयतन कम हो जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन तो कम है लेकिन वायुदाब अधिक है, जिसके कारण जो वायु है उसको शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद में आता है यहाँ पर श्वसन संबंधी आयतन। देखो श्वसन संबंधी आयतन, इसमें पहला आता है जवारीय आयतन। जवारीय आयतन का मतलब होता है कि उच्च श्वसन और निःश्वसन, उच्च श्वसन और निःश्वसन की जो क्रिया होती है, उच्च श्वसन में तो यहाँ पर वायु को बाहर निकाला जाता है और निःश्वसन में जो वायु होती है वायु को अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है। तो उच्च श्वसन के दौरान वायु को बाहर निकाला जाता है उसका आयतन, या फिर निःश्वसन के दौरान वायु को अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है इसके आयतन। इन दोनों का जो आयतन होता है उस आयतन को क्या बोलते हैं, जवारीय आयतन कहते हैं। यहाँ पर जो जवारीय आयतन है इसका मान होता है 500 ml। दूसरा आता है इसमें निःश्वसन आरक्षित आयतन। सेकंड नंबर पे आता है निःश्वसन आरक्षित आयतन, इसे बोलते हैं IRV। IRV का मतलब होता है यहाँ पर कि जब निःश्वसन की क्रिया की जाती है या फिर वायु को अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है तो उस आयतन को क्या बोलेंगे, IRV के नाम से जाना जाता है। IRV के अंदर जो इसका मान होता है वो होता है 2500 से लेकर के लगभग 3000 ml। IRV का मान कितना होता है यहाँ पर 2500 से लेकर के 3000 ml तक। नंबर 3 आता है इसमें उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। उच्च श्वसन आरक्षित आयतन इसे बोलते हैं ERV। यहाँ पर क्या होगा कि बलपूर्वक यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो वायु होती है इसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर से बाहर निकाला जाता है तो वहां पर शरीर से कितनी जो वायु निकाली जाती है उस आयतन को क्या कहेंगे, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। इसका जो मान होता है ये 1000 से लेकर के 1100 ml होता है। फिर आता है इसमें नंबर 4 आरक्षित आयतन। आरक्षित आयतन नंबर 4 आता है इसके अंदर आरक्षित आयतन। आरक्षित आयतन होता है RV। आरक्षित आयतन का मतलब होता है कि
जब उच्च श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो उसके पश्चात फेफड़ों में शेष वायु, फेफड़ों में उपस्थित जो शेष वायु होती है उसके आयतन को क्या बोलते हैं? आरक्षित आयतन कहते हैं। इस जो आरक्षित आयतन है इसका मान होता है 1100 से लेकर के 1200 ml। तो यहाँ पर श्वसन संबंधी 4 प्रकार के आयतन होते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 आता है जवारी आयतन। जवारी आयतन इसको टीवी से भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। जवारी आयतन का मतलब क्या होता है? उच्च श्वसन के दौरान तो वायु को बाहर निकाला जाता है उसका आयतन, या फिर निःश्वसन के दौरान वायु को अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है उसके आयतन को जवारी आयतन के नाम से जाना जाता है। इसका जो मान होता है वो कितना होगा? 500 ml। सेकंड नंबर पे आता है निःश्वसन आरक्षित आयतन, इसे IRV के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि निःश्वसन की जो क्रिया है उसके फलस्वरूप वायु को अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर जो आयतन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2500 से लेकर के 3000 ml। फिर आता है उच्च श्वसन आरक्षित आयतन है। उच्च श्वसन का मतलब जो वायु बाहर निकाली जाती है उसकी बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1000 से लेकर के 1100 ml। चौथा आता है इसके अंदर आरक्षित आयतन। आरक्षित आयतन का मतलब होता है फेफड़ों के अंदर जो शेष वायु बचती है, कब बचेगी? उस श्वसन के पश्चात फेफड़ों के अंदर जो शेष वायु बचती है उस वायु को क्या बोलेंगे? यहाँ पर उस वायु के आयतन को आरक्षित आयतन के नाम से जाना जाता है। और इसका मान होता है यहाँ पर 1100 से लेकर के 1200 ml। इसके बाद में आता है यहाँ पर कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन, देखो कृत्रिम श्वसन का मतलब होता है किसी दुर्घटना के कारण यहाँ पर जब सांस लेने में प्रॉब्लम या समस्या उत्पन्न होती है तो उस दौरान कृत्रिम रूप से मरीज को जो वायु होती है या ऑक्सीजन होती है वो उपलब्ध करवाई जाती है। उस क्रिया को क्या कहेंगे? कृत्रिम श्वसन कहते हैं। अब दुर्घटनावश यहाँ पे जो श्वसन की क्रिया है उसके अंदर समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले जो मरीज होता है उसको जमीन पर सीधा लेटाया जाता है, जमीन के ऊपर सीधा लेटाया जाता है। उसके पश्चात जो मरीज है उसकी गर्दन के नीचे, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका एक हाथ मरीज की गर्दन के नीचे लगाया जाता है और जो दूसरा हाथ होता है उसके माथे के ऊपर लगाया जाता है। तीसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो स्वस्थ व्यक्ति है अपने मुख से जो मरीज व्यक्ति है उसके मुख के अंदर वहाँ पर जो श्वास है, श्वास छोड़ता है या फिर वायु भरने का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि यहाँ पर जो उसके अंदर उस श्वसन की मात्रा होगी या फिर जो वायु होगी उसके फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलेंगे? कृत्रिम श्वसन के नाम से जाना जाता है। तो देखो कृत्रिम श्वसन के अंदर यहाँ पे कब आवश्यकता पड़ती है? किसी दुर्घटनावश किसी व्यक्ति के अंदर यदि श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कृत्रिम श्वसन द्वारा उसे बचाया जा सकता है। अब स्थिति इसके अंदर कब होती है? जब जो मरीज होता है उसको सबसे पहले जमीन के ऊपर सीधा लेटाया जाता है। उसके पश्चात जो स्वस्थ व्यक्ति है वो उसकी गर्दन के नीचे एक हाथ से उसकी गर्दन को ऊपर करेगा। इसके अलावा अपना जो दूसरा हाथ होता है उसके सिर के ऊपर या मस्तिष्क के ऊपर रखता है। इसके बाद में जो उसका मुख होता है उसको खोल करके जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसके मुख के अंदर वायु भरता है, जिसके कारण जो वायु होगी उसके फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। इस प्रकार का जो श्वसन होता है उस श्वसन को क्या कहेंगे? कृत्रिम श्वसन कहते हैं। आगे देखिए टॉपिक है श्वसन संबंधी क्षमताएं, जिसके अंदर नंबर 1 आता है निःश्वसन क्षमता, नंबर 2 आती है उच्च श्वसन क्षमता, 3 पे आता है क्रियाशील आरक्षित क्षमता, 4 पे आता है जैव क्षमता और 5 पे आता है कुल फुफ्फुसीय क्षमता। देखो पहली आती है यहाँ पे निःश्वसन क्षमता। निःश्वसन क्षमता को यहाँ पे IC से प्रदर्शित किया जाता है। IC बराबर क्या होता है? TV प्लस यहाँ पे IRV। TV का मतलब बताया था आपको जवारीय आयतन, प्लस यहाँ पे कौन सा हो गया? IRV का मतलब हो गया यहाँ पे निःश्वसन आरक्षित आयतन।
इन दोनों का जो योग होता है उस योग को क्या कहेंगे, निःशोषण क्षमता कहते हैं। देखो निःशोषण क्षमता बराबर क्या होगा, ज्वारीय आयतन और निःशोषण आरक्षित आयतन के योग को निःशोषण क्षमता कहते हैं। यहाँ पर इसका जो मान होता है वो कितना होगा, 3500 ml। दूसरा आता है यहाँ पे उच्च शोषण क्षमता। उच्च शोषण क्षमता या फिर इसी को प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पे टीवी प्लस ERV। टीवी का मतलब हो जाएगा ज्वारीय आयतन और ERV का मतलब हो जाएगा यहाँ पे उच्च शोषण आरक्षित आयतन। उच्च शोषण आरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन और उच्च शोषण आरक्षित आयतन का जो योग होता है उस योग को उच्च शोषण क्षमता के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मान होता है वो कितना होगा, 1500 से लेकर के 1600 ml। तीसरा आता है इसके अंदर क्रियाशील आरक्षित क्षमता। क्रियाशील जो आरक्षित क्षमता है इसके अंदर दो आते हैं। एक तो होता है ERV उच्च शोषण आरक्षित आयतन हो गया, और दूसरा हो गया अवशेषी आयतन। दो गए, एक तो हो गया यहाँ पे उच्च शोषण आरक्षित आयतन हो गया और दूसरा हो गया अवशेषी आयतन। ये जो दोनों आयतन हैं उनका जो योग होता है उस योग को क्या कहेंगे, यहाँ पर IRC के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा IRC का जो मान होता है ये होगा यहाँ पे 2300 ml होता है। IRC का मान कितना होता है यहाँ पे 2300 ml। फिर आता है यहाँ पे नंबर 4 जैव क्षमता या फिर VC वाइटल कैपेसिटी। जैव क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है IC के द्वारा और ERV के द्वारा। IC मतलब क्या होता है, निःशोषण क्षमता, और ERV का मतलब हो गया यहाँ पे जो उच्च शोषण आरक्षित आयतन है। इन दोनों का जो योग होता है उस योग को क्या कहेंगे, जैव क्षमता कहते हैं। अब जैव क्षमता यहाँ पर दोनों फेफड़ों की ज्ञात की जाती है। जैव क्षमता यहाँ पर दोनों फेफड़ों की ज्ञात की जाती है, और जैव क्षमता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, VC से प्रदर्शित किया जाता है। VC बराबर होता है IC प्लस ERV। VC का मान होता है यहाँ पर 4600 ml। VC का मान कितना होता है, 4600 ml। नंबर 5 आता है यहाँ पे कुल फुफ्फुसीय क्षमता या फिर TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी। यहाँ पे देखना TLC को प्रदर्शित किया जाता है VC और RC के द्वारा। VC यहाँ पर क्या है, जैव क्षमता है, और RC क्या है यहाँ पे अवशेषी आयतन। इन दोनों का जो योग होता है उस योग को क्या बोलते हैं, TLC के नाम से जाना जाता है। TLC का जो मान होता है ये कितना होगा यहाँ पे 5800 ml। देखना दोबारा देखना, जो शोषण संबंधी क्षमता होती है इसके 5 प्रकार है। पहला आता है इसमें निःशोषण क्षमता, जिसे IC से प्रदर्शित किया जाता है। IC बराबर होता है TV प्लस IRV। TV का मतलब होता है ज्वारीय आयतन और IRV का मतलब होता है निःशोषण आरक्षित आयतन। इसके अलावा IC की जो वैल्यू होती है या मान होगा वो कितना आता है, 3500 ml। दूसरा आता है उच्च शोषण क्षमता या फिर AC। यहाँ पर AC को प्रदर्शित किया जाता है TV प्लस ERV। ERV का मतलब होता है उच्च शोषण आरक्षित आयतन, और TV इन दोनों का जो योग है उससे क्या कहेंगे, इसी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो वैल्यू है ये 1500 से लेकर के 1600 ml होती है। नंबर 3 आता है इसमें क्रियाशील आरक्षित आयतन या फिर इसे IRC के नाम से जाना जाता है। IRC बराबर होता है ERV और RV। ERV का मतलब होता है उच्च शोषण आरक्षित आयतन, और अवशेषी आयतन का जो योग है उस योग को क्या कहेंगे, IRC के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मान होता है वो कितना आता है यहाँ पे 2300 ml। नंबर 4 आता है यहाँ पर जैव क्षमता। जैव क्षमता का मतलब होता है यहाँ पे जो दोनों फेफड़े होते हैं उनकी क्षमता ज्ञात की जाती है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जैव क्षमता को VC से प्रदर्शित किया जाता है। VC बराबर क्या होगा, IC प्लस ERV। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर के VC का निर्माण करते हैं।
आईसी क्या है यहाँ पर निःशोषण क्षमता है, और ईआरवी क्या है यहाँ पर उच्च शोषण आरक्षित आयतन। इन दोनों का योग यहाँ पर वीसी कहलाता है। इसका जो मान होता है वो कितना होता है यहाँ पे 4600 ml। फिर आता है इसमें नंबर 5 कुल फुफ्फुसीय क्षमता या फिर TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी। देखो TLC बराबर क्या होता है VC मतलब क्या होगा यहाँ पर जो वाइटल या फिर जैव क्षमता होती है वो प्लस अवशेषी क्षमता, दोनों का जो योग होता है उस योग को क्या कहेंगे कुल फुफ्फुसीय क्षमता के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है 5800 ml। इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है लेसन का श्वसन संबंधी रोग। जो श्वसन तंत्र है उससे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे श्वसन संबंधी रोग, या फिर आपका जो श्वसन तंत्र है उससे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। देखो इसमें पहला रोग आता है अस्थमा या फिर दमा रोग, अस्थमा या फिर दमा रोग। दूसरा आता है इसमें वात स्फीति। तीसरा आता है इसमें फेफड़ों का कैंसर। चौथा आता है इसमें न्यूमोनिया। और पांचवा आता है सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस। देखो श्वसन से संबंधित 5 रोग हैं। एक हो गया अस्थमा या दमा रोग, दूसरा वात स्फीति, तीसरा फेफड़ों का कैंसर, चौथा निमोनिया और पांचवा सिलिकोसिस या फिर एस्बेस्टोसिस। देखो ऊपर वाले जो 3 रोग है अस्थमा, वात स्फीति और फेफड़ों का कैंसर, अधिकांश जो कंडीशन है ये किसके द्वारा होता है धूम्रपान करने से। तीनों जो रोग है अधिकांश कंडीशन में किसके द्वारा होते हैं धूम्रपान करने से। इसके अलावा जो अस्थमा होता है ये धूल के कणों के कारण भी होता है, धूल के कणों के द्वारा या फिर जो पराग कण होते हैं उनके द्वारा जो अस्थमा रोग होता है ये उत्पन्न होता है। वात स्फीति रोग धूम्रपान करने से, और जो फेफड़ों का कैंसर है ये भी किसके कारण होता है धूम्रपान करने से। अब देखो यहाँ पे जो अस्थमा रोग होता है इसके अंदर क्या होता है जो श्वास नली होती है, श्वास नली में यहाँ पे श्लेष्मा का जमाव हो जाता है। श्वास नली के अंदर श्लेष्मा का जमाव हो जाता है जिसके कारण यहाँ पे श्वास लेने के अंदर या फिर श्वसन के अंदर समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो श्वास नली है इसके अंदर हरे पीले रंग का कप जम जाता है। जो श्वास नली है इसके अंदर हरे पीले रंग का कफ जम जाता है। वात स्फीति यहाँ पर और जो फेफड़ों का कैंसर है ये भी किससे हो रहा है धूम्रपान करने से। इनके अंदर भी क्या हो रहा है श्वसन करने के अंदर समस्या उत्पन्न होती है। फेफड़ों का जो कैंसर है इसके अंदर क्या होगा कि जो फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती है, फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती है वो अनियमित रूप से विभाजित होने लग जाती है जिसके कारण फेफड़ों का कैंसर होता है। नंबर 4 आता है यहाँ पे न्यूमोनिया। ये यहाँ पर एक जीवाणु के द्वारा होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु होता है उसके द्वारा यहाँ पे न्यूमोनिया रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के अंदर भी क्या होता है कि यहाँ पर जो श्वास लेने के अंदर दिक्कत आती है या फिर श्वसन की जो क्रिया होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। इसके अलावा नंबर 5 पे आता है इसमें सिलिकोसिस या फिर एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस का मतलब और एस्बेस्टोसिस का मतलब होता है यहाँ पर सिलिका और एस्बेस्ट की जो खाने होती है उनके अंदर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं
उनके अंदर ये रोग उत्पन्न होता है। सिलिका और एस्बेस्ट की जो खाने होती है उनके अंदर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके अंदर सिलिकोसिस व एस्बेस्टोसिस रोग होता है। इसके अंदर क्या होगा, सिलिका और एस्बेस्ट के जो कण होते हैं ये फेफड़ों के अंदर जम जाते हैं और यहाँ पर अंतिम जो स्टेज आती है इसके अंदर फेफड़ों के अंदर जमने के कारण जो फेफड़े होते हैं इनकी जो क्रियाशीलता होगी ये कम हो जाती है और अंत के अंदर व्यक्ति के यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से श्वसन से संबंधित यहाँ पे कुछ रोग है, जैसे पहला बताया आपको अस्थमा या फिर दमा रोग, दूसरा वातस्फीति, तीसरा फेफड़ों का कैंसर। तीनों जो रोग है यहाँ पर अधिकांश जो कंडीशन है धूम्रपान करने से होते हैं। इसके अलावा जो अस्थमा होता है ये धूल के कण और जो पराग कण होते हैं उनके कारण भी होता है। अस्थमा के अंदर यहाँ पर जो श्वास नली होती है उसके अंदर श्लेष्मा का जमाव हो जाता है और ये जो श्लेष्मा के जमाव के कारण श्वास नली के अंदर हरे पीले रंग का कफ का निर्माण हो जाता है। फिर आता है फेफड़ों का कैंसर। यहाँ पर फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती है वो अनियमित रूप से या फिर अनियंत्रित परिस्थितियों के अंदर विभाजन करती है जिसके कारण फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। नंबर 4 आता है यहाँ पे निमोनिया। निमोनिया रोग है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु के कारण होता है और इसके अंदर भी श्वसन के अंदर समस्या आती है। नंबर 5 आता है इसमें सिलिकोसिस या फिर एस्बेस्टोसिस। ये रोग उन मजदूरों के अंदर होता है जो सिलिका या फिर एस्बेस्ट की जो खान होती है उनके अंदर काम करते हैं। इन मजदूरों के जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर सिलिका या फिर एस्बेस्ट के कण जम जाते हैं जिसके कारण फेफड़ों की क्रियाशीलता के अंदर कमी आती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जो व्यक्ति होता है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। थैंक यू।